गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। इसके पहले का एक वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और चलिए हम लोग इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं आज। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होता है? कंप्यूटर का जब से विकास हुआ है तब से लेकर के वर्तमान समय में जो कंप्यूटर है अभी हमारे पास, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण चेंज होता है उस चेंज को हम पीढ़ियों के रूप में दर्शाते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल समझे, मोबाइल से समझते हैं। अगर मोबाइल को देखेंगे आप तो हम लोग बोलते हैं कि ये मोबाइल 1G का है, 2G का है, 3G का है और अभी लेटेस्ट हमारे पास कौन सा है? 5G है। तो जी जो है वो डिनोट करता है जनरेशन के बारे में। जैसे हम इसको बोले तो ये मोबाइल का पहला पीढ़ी है, ये दूसरा पीढ़ी है, ये तीसरा पीढ़ी है, ये पांचवा पीढ़ी है। तो इस टाइप से जब जब हमारे मोबाइल के नेटवर्क में कोई मेजर चेंज आया है स्पीड को लेकर के, तब तब हम उस नेटवर्क की स्पीड को हम क्या बोल दिए हैं? जनरेशन बोल दिए हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में जब भी कभी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई मेजर चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं पीढ़ियों के रूप में। तो हमारे पास मुख्यतः अभी जब से डेवलपमेंट हुआ है तब से लेकर के अभी के समय तक ले कंप्यूटर को हम लोग मुख्यतः 5 पीढ़ी में बांटते हैं। कौन कौन से? तो नाम सिंपल सा है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। पहली पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1940 से लेकर 1956 तक। दूसरी का है 56 से लेकर 1963 तक और तीसरी पीढ़ी का है 1964 से लेकर 1971 तक। चौथी पीढ़ी की बात की जाए तो वो है यहाँ पर 1971 से लेकर 1980 तक और पांचवी पीढ़ी का बात किया जाए तो 1980 से लेकर के वर्तमान तक जो भी पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है। ये पीढ़ियां है क्या? तो अभी जब मैंने बताया कि अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं तो उनको हम लोग इन पीढ़ियों के रूप में पढ़ते हैं कि क्या क्या उनमें बदलाव हुए थे। इन पीढ़ियों के माध्यम से कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया, यानी जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई, पहली दूसरी तीसरी, जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई वैसे वैसे उनके कंप्यूटर का आकार जो था वो छोटा होता चला गया और उनकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती गई। प्रोसेसिंग क्षमता कहने का मतलब है काम करने की क्षमता। तो काम करने की क्षमता उनकी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, वे अधिक विश्वसनीय हो गए। विश्वसनीय कहने का मतलब है वो खराब कम होने लगे और उनका जो रिजल्ट था, उनका जो फाइनल आउटपुट था वो भी ट्रस्टवर्दी होने लगा, यानी हम उस पर विश्वास कर सकते थे। उनमें गलती की संभावना कम होने लगी और उपयोग में वो आसान होने लगे। इन सब चीजों को हम डिटेल में देखेंगे कि ये सब काम कैसे हुआ इन पीढ़ियों के बदलते प्रभाव से। तो चलिए हम एक एक करके इनकी पीढ़ियों को डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमारा पहली पीढ़ी जिसका टाइम पीरियड था 1940 लेकर 1956 तक, ये आप देख सकते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और देखिए आप कितने कॉम्प्लिकेटेड है, कितने बड़े, और इनमें देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितने तार निकले हुए। बोला जाता है कि ये कंप्यूटर जो था आपका 30 बाई 30 के रूम में रखा जाता था। इसके लिए इतना बड़ा स्पेस चाहिए था इस कंप्यूटर को रखने के लिए। तो समझते हैं इसे। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत अधिक बिजली की खपत भी करते थे और बहुत अधिक गर्मी पैदा करते थे। क्लियर है? ये आकार में बहुत बड़े थे और अक्सर पूरे कमरे के, जैसा मैंने बताया, में फैल जाते थे। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। किस पर आधारित है? वैक्यूम ट्यूब पर। ये आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर आपके घर में पुराना टीवी होगा, ठीक है, पहले जमाने का टीवी होगा जिसका पीछे से थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ रहता था, अगर आप उसको खोलते हैं, ठीक है, या फिर दुकान पे देखे होंगे उसको, तो आपको बोलता होगा कि इसका पिक्चर ट्यूब खराब है। तो पिक्चर ट्यूब जो था वही था आपका वैक्यूम ट्यूब के जैसा। तो इस वैक्यूम ट्यूब के इतने बड़े बड़े जो ट्यूब थे उनका इस्तेमाल किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इन कंप्यूटरों में इनपुट के जगह पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। ये आपका पंच कार्ड है और ये आपका पेपर टेप है। तो इन दोनों का जो उपयोग था वो किया जाता था। किसके लिए? तो इनपुट देने के लिए। कंप्यूटर अगर इनपुट देना है तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर अभी इनपुट देना है आपको तो आप इनपुट कैसे देते हैं? अभी के कंप्यूटर में जो कि 5वीं जनरेशन का है तो कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देते थे या माउस के माध्यम से इनपुट देते हैं या अब तो टच के माध्यम से भी इनपुट देते हैं। लेकिन पहले क्या थे? ये पंच कार्ड और पेपर टेप थे। तो पहली पीढ़ी में इनपुट किससे दिया जाता था? तो पंच कार्ड से। इसको याद रखेंगे आप।
और आउटपुट जो था उसको प्रिंट आउट पे निकाला जाता था और प्रिंट करके उसको देखा जाता था, यानी हम स्क्रीन पे उसको नहीं देख पाते थे। ये कंप्यूटर जो था मशीन भाषा में, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड का उपयोग करते थे, जो एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। यानी इस कंप्यूटर में हम लोग ये जो मशीन कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये आपका मशीन कोड है। तो हम कंप्यूटर को कमांड जो था 0101 इसके रूप में हम लोग देते थे, ठीक है। और इस वाले भाषा को हम बोलते हैं बाइनरी कोड, और कंप्यूटर भाषा में इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय, क्योंकि समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। इसके अगर हम बात करें कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके उदाहरण कौन कौन है, तो पहला था आपका इनियाक, दूसरा था इडवैक और तीसरा था यूनिवैक। तो कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या है, तो इनियाक का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा है आपका इडवैक, इडवैक है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आपका तीसरा है यूनिवैक, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन तीनों के फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आपको ये पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका दूसरी पीढ़ी, इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1963। तो ये टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। किस कंप्यूटर का, किस पीढ़ी का क्या टाइम पीरियड था, तो आप इसको याद करने के लिए 10-10 साल का गैप कर सकते हैं, ठीक है। हर एक में लगभग 10 साल का गैप है, 10-9 का गैप है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का क्या आप याद कर सकते हैं। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, जो हम पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे पहली पीढ़ी में, उसके जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ये आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो पहली पीढ़ी से भी काफी छोटे हो गए थे। वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम गर्मी उत्पन्न करने वाले थे, जिससे कंप्यूटर अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट बन गया। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा बन गया। आप देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी से कितना छोटा है। ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से कंप्यूटरों का आकार काफी कम हो गया, जिससे वे पहले की तुलना में अधिक पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल कहने का मतलब है कि हम इसको उठाकर कहीं ले जा सकते हैं। जैसे अभी की बात करें हम तो लैपटॉप को, लैपटॉप हमारा क्या है? पोर्टेबल है। लेकिन अगर वही बात करें डेस्कटॉप का, तो क्या पोर्टेबल है? अभी तो पोर्टेबल नहीं है। तो उसी की तरह ये जो था पहले की तुलना में ये पोर्टेबल था। पहले वाला जो कंप्यूटर था पहली पीढ़ी वाला, उसके लिए हमको 30x30 का रूम रखना पड़ता था, हम लोग कहीं लेके नहीं जा सकते थे। लेकिन ये देख रहे हैं दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर काफी छोटा हो गया है, जिसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते थे। तो इस सेंस में बोला जा रहा है कि थोड़े से पोर्टेबल हो गए थे। और आप देखिए कि वैक्यूम ट्यूब का साइज थोड़ा कितना बड़ा था, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो कितना छोटा हो गया है। इसके चलते इसको यूज करने से कंप्यूटर जो थे वो और छोटे हो गए थे। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को काफी तेज कर दिया, जिससे वे पहले की तुलना में अधिक तेजी से गणना कर सकते थे। प्रसंस्करण गति मतलब होता है स्पीड बढ़ना। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में कम बिजली की खपत करते थे, जिससे कंप्यूटरों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। तो ट्रांजिस्टर को बिजली कम चाहिए था, इसलिए उसको ऊर्जा भी कम मिलता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे, जिससे कंप्यूटरों के खराब होने की संभावना कम हो गई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले अगर बात करें हम, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से उनके खराब होने की संभावना कम हो गई, और जो वो रिजल्ट गलत देते थे, ठीक है, वो भी संभावना इनकी खत्म हो गई थी। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कि फोर्ट्रॉन और कोबोल का विकास हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो आपका ये फोर्ट्रॉन भाषा है और ये कोबोल है। जहां हम पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे 0110 इस टाइप से, तो अब हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करने लगे, तो ये थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होने लगा और याद भी हमें कम रखना पड़ता था, जिससे कंप्यूटर को प्रोग्राम करना आसान हो गया। क्योंकि थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग देना आसान हो गया। तो दूसरी पीढ़ी में जो हमारे पास लैंग्वेज यूज होते थे वो होते थे फोर्ट्रॉन और कोबोल। ये इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरी में फोर्ट्रॉन और कोबोल। और अगर बात किया जाए इनपुट के रूप में, ठीक है,
तो इनपुट के रूप में आपको पंच कार्ड और आउटपुट के रूप में प्रिंटर का ही उपयोग किया जाता था, यानी पहली पीढ़ी का जो इनपुट और आउटपुट थे वो दूसरी पीढ़ी में बरकरार थे। लेकिन स्टोरेज की बात किया जाए तो नया स्टोरेज आपके पास आ गया था, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ये तीन स्टोरेज जो थे आपके वो दूसरी पीढ़ी में आ चुके थे आपको किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या व्यावसायिक अनुप्रयोगों में किया जाता था। ये कंप्यूटर इतने बड़े और इतने महंगे थे तथा इन्हें यूज करना इतना कॉम्प्लेक्स था कि ये अभी आम जनता के यूज में नहीं आ पाए थे। तो वो मेनली थे वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग के लिए और व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए। हालांकि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी भी महंगे थे, जैसा मैंने बताया महंगे थे और आम जनता के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थे। उदाहरण के लिए हम देखें IBM 7090, यूनिवैक 1107 और PD1, PD8, IBM 709। तो ये जो आपके एग्जाम्पल है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने वो समझने के लिए बताया है कि ये कंप्यूटर जो थे आपके वो दूसरी पीढ़ी में डेवलप हुए थे। लेकिन जो पहली पीढ़ी का मैंने एग्जाम्पल बताया था वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसका फुल फॉर्म के साथ आप उसको याद रखिएगा। क्लियर है? तक नेक्स्ट है आपके तीसरी पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड है 1964 से लेकर 1971 तक। कहां से? 1964 से लेकर 1971 तक। इस पीढ़ी में मुख्यतः एकीकृत सर्किट जिसको हम आईसी बोलते हैं का उपयोग हुआ था। अच्छा, आईसी क्या था? तो ये आईसी है आपके पास, और आईसी जो था एक सिलिकॉन चिप पर जब हम 100, 150, 200 के अप्रोक्स जब हम ट्रांजिस्टर का यूज कर लेते थे तो हम इसको नाम दिए थे आईसी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 100 अगर हम ट्रांजिस्टर यूज करते तो हमें कितना स्पेस देना पड़ता, लेकिन इन ट्रांजिस्टर को छोटा करके हम सिलिकॉन चिप पे लगा दिए और इसको नाम दे दिए आईसी, तो ये कितना छोटा हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके छोटा होने से कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया और गति तेज हो गई, विश्वसनीयता बढ़ गई। इस पीढ़ी में यानी तीसरी पीढ़ी में कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग किया गया। ठीक है, जहां हम दूसरी पंच कार्ड का और पेपर टेप का यूज करते थे, अब हम इनपुट की जगह किसको यूज करने लगे? कीबोर्ड और मॉनिटर को। और मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग जैसी कार्य क्षमताओं का विकास हुआ। ट्रांजिस्टर का छोटा करके सिलिकॉन चिप पर लगाया गया जिससे कंप्यूटरों का आकार छोटा हुआ, गति बढ़ी, जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था। क्लियर है? अब देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग बोलता है कि एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाने और कई उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर साझा करने की सुविधा। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। जब हम बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे आप देख सकते हैं अभी नीचे एग्जांपल में यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर खुला हुआ है, ईमेल खुला हुआ है, वेब ब्राउजर खुला हुआ है और आपके पास एंटीवायरस खुला हुआ है। ये चार आपके पास जो है सॉफ्टवेयर वो खुले हुए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। इसका मतलब कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग है। अभी के हमारे जो भी कंप्यूटर आप देखिएगा, ठीक है, या जो भी मोबाइल देखिएगा वो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग है। लेकिन आप पहले का याद कीजिए, पहले जब हम कहीं बात करते थे तो बात के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे फोन में। ठीक है, तो वो सिंगल प्रोग्रामिंग थे आपके जो फोन थे उस समय, क्या थे? वो सिंगल प्रोग्रामिंग थे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि हम बात करने के साथ साथ बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तो ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग। और टाइम शेयरिंग कहने का मतलब है कि जब हम एक कंप्यूटर को 2, 4, 5 आदमी एक साथ उसको यूज कर सकते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या? टाइम शेयरिंग। अगर बात किया जाए तो इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग हुआ था जो कि दूसरी पीढ़ी में थे, फोर्टन और कोबोल। उसके अलावे इसमें एक और भाषा का इंट्रोडक्शन हुआ, वो हुआ आपका पास्कल का। तो फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल जो थे वो आपके तीसरी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा थे। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग करने की क्षमता भी आ गई थी। रिमोट प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि एक जगह से होकर के दूसरे जगह कंप्यूटर को ऑपरेट करना। जैसे मान लीजिए हम अपने घर पे हैं और किसी ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते थे। कंडीशन ये होता है रिमोट प्रोसेसिंग का कि ऑफिस का और घर का दोनों कंप्यूटर जो होता है वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए और दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो हम घर बैठे बैठे ऑफिस के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं रिमोट प्रोसेसिंग। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर के व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए उपलब्ध हो गए थे।
यानी कि अब हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो भी आसान था, इनपुट देना भी आसान था, ठीक है। तो हम क्या किए कि इस पीढ़ी तक आते आते जो ये कंप्यूटर था वो व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए अवेलेबल हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथी पीढ़ी, जिसका टाइम पीरियड था 1971 से लेकर के 1980 तक। इस पीढ़ी में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI, इसका भी शॉर्ट टर्म पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा और अधिक शक्तिशाली हो गया। अगर हम बात करें तो हम इससे पहले यूज करते थे आईसी जो था आपका वो सैकड़ों जो आपके पास ट्रांजिस्टर थे उनको एक सर्किट में जोड़ करके आईसी बनाया जाता था। फिर आईसी को सैकड़ों हजारों आईसी को जोड़ करके एक आपका VLSI बनाया गया, जिसके चलते कंप्यूटर जो थे चौथी पीढ़ी के वो पिछली पीढ़ी से और ज्यादा तेज और ज्यादा छोटा और अधिक शक्तिशाली हो गए। इससे पर्सनल कंप्यूटर को क्रांति को बढ़ावा मिला और उपयोगकर्ता के अनुकूल ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं GUI, तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है आइकन और मेनू के द्वारा किसी भी चीज को एक्सेस करना। तो अब हम देखते हैं अगर हमको व्हाट्सएप खोलना होता है तो हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और हमारा व्हाट्सएप खुल जाता है, लेकिन इसके पहले तक क्या करना पड़ता था, हमें उसको कमांड देना पड़ता था, रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में हमको कमांड देना पड़ता था, तब जाकर के व्हाट्सएप खुलता था या कोई फाइल भी खुलता था। लेकिन इस समय चौथी पीढ़ी में आपके जो थे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए थे, जिसके चलते ये पर्सनल कंप्यूटर को यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो इंजीनियर नहीं थे, उनको भी उपयोग करने में आसानी हो गया। उसके बाद रियल टाइम का इसमें इंट्रोडक्शन हुआ। रियल टाइम कहने का मतलब है वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम से जुड़ा है, यानी कहने का मतलब है कि जिस काम में हमें देरी नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बैंक में यूज करें तो बैंक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि इसको काम करने में लेट होगा। जैसे हम एटीएम से मान लीजिए 1000 रुपया निकाले तो ये तुरंत आपको अपडेट कर देगा कि हाँ 1000 रुपया निकाला गया है और आपके बैलेंस में से 1000 रुपया माइनस करके शो कर देगा। अगर ये लेट करेगा, ठीक है, तो बैंकिंग के सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है आपका टाइम शेयरिंग, हम पीछे देख चुके हैं, और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास इस पीढ़ी में हुआ था। चौथी पीढ़ी में क्या था, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया था, जैसे C++ और DBase। तो चौथी पीढ़ी में तीन आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो आए थे, C++ और DBase। और मेमोरी अब जो थे वो अब सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग हम लोग करने लगे थे। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, रैम और रोम। तो इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है फिर डी रैम और एस रैम। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और एम रोम है जो आपका, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फ्लैश का फुल फॉर्म नहीं है, फ्लैश होता है PCM मतलब फेज चेंज मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी को दो टाइप से बांटते हैं, नॉर और नैंड को। तो ये आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा, जहां पे हमने पहले मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। इसके बाद इसमें उच्च गति वाले नेटवर्क का भी विकास हुआ, जैसे लैन और वैन। लैन मतलब होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन नेटवर्क का भी विकास हुआ था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें MS-DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। विंडोज जैसे अभी हम यूज करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10 जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये सब जो विंडोज थे इनका विकास भी आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। क्लियर है। इसके बाद है आपका पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर, जो कि आपका टाइम पीरियड है इसका 1971 से लेकर अभी तक के जितने कंप्यूटर है सब अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो 100 या सैकड़ों हम बोल सकते हैं, 100 नहीं सैकड़ों VLSI को एक चिप पर जब हम
माउंट करते हैं, एक चिप पर ला देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस तकनीक का उपयोग किया गया था जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा और प्रदर्शन और बेहतर हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जो भी हम देख रहे हैं, समांतर प्रसंस्करण, हम भी देखेंगे इसको क्या होता है, अच्छे समझेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीक का विकास हुआ था। यूएलएसआई क्या है? तो अभी जो मैंने बताया, यह एक तकनीक है कि एक ही चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर, ठीक है, लगाने की अनुमति देता है। तो हम बात करें तो ट्रांजिस्टर, जब हम सैकड़ों या हजारों ट्रांजिस्टर को एक चिप पर ला देते हैं तो ये बनता है आईसी, और जब सैकड़ों आईसी को एक चिप पर ला देते हैं तो ये आपका बनता है वीएलएसआई, और जब सैकड़ों वीएलएसआई को एक चिप पर ला देते हैं तो वो बनता है अल्ट्रा स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये आपका इस तरह से धीरे धीरे जो था वो कंप्यूटर का जो आकार छोटा करने के लिए इनके जो टेक्नोलॉजी थे उसका विकास किया गया था। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटरों में एआई का उपयोग किया गया जिससे वे इंसानों की तरह सोच और सीख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एआई बहुत जो अभी मार्केट में है, तो इस एआई का भी यूज पांचवी पीढ़ी में हुआ। समांतर प्रसंस्करण क्या है? तो यह एक तकनीक है कि एक ही समय में कई कार्यों को करने की अनुमति देती है जिससे कंप्यूटर गति और दक्षता में वृद्धि होता है। यानी यह कहता है समांतर प्रसंस्करण मतलब एक साथ हम बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। जैसे बात किया जाए तो अगर हम अभी लैपटॉप हो या मोबाइल हो तो एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, कुछ टाइप करना हो तो हम उसमें वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, यानी मल्टीपर्पज हम काम उसमें कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं समांतर प्रसंस्करण। और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो यह तकनीक परमाणुओं और अणुओं का उपयोग करके कंप्यूटर को बनाने की अनुमति देता है। यानी अब जो कंप्यूटर जो बन रहा है उसमें परमाणु और अणु का उपयोग किया जा रहा है, आप ये देख रहे हैं। क्लियर है तक? पांचवी पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया जो प्रोग्रामर के लिए काफी उपयोगी थे। तो उच्च प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से यहाँ आ गए थे? तो प्रोलॉग आ गया था, लिस्प आ गया था, मर्करी एंड ओपीएस 5, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे डेवलप हो चुके थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण जो अभी हम कंप्यूटर जितना देख रहे हैं सब वो पांचवी पीढ़ी के ही हैं। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका थर्ड है आपका इडसेक। इडसेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सन 1946 में जेपी एकर्ट तथा जॉन मॉचली ने, किसने? जेपी एकर्ट तथा जॉन मॉचली ने इनियाक नामक कंप्यूटर का विकास किया था। और इनियाक हम फुल फॉर्म पीछे पढ़ चुके हैं, यहां भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में हुआ था, और इसका आविष्कार किया था जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने। जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले ने 1947 में किया था। ये तो अब याद कर सकते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, और इसके आविष्कारकर्ता जो थे वो विलियम शाक्ले थे। आईसी चिप का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था। आईसी चिप का किसने किया था? जैक किल्वी ने। तो वैक्यूम ट्यूब का जॉन एब्रोस फ्लेमिंग ने, ट्रांजिस्टर का विलियम शैक्ले ने, और आईसी चिप का जैक किल्वी ने आविष्कार किया था। ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको पॉइंट के रूप में आपको याद करवा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हम पढ़ चुके हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जितनी भी पीढ़ियां जो पीछे है पांचों, उन सबको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो जो पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं उसको हम याद कर लेते हैं। तो आपके पास 5 पीढ़ियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। सब में 10-10 साल का गैप है। लगभग 1940 से 1956 तक पहला है, 56 से 63 दूसरा है,
63 से 71, 63 64 जो मानिए 71, 71 से 80 और फिर 81 से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, 40 से 56, 56 से 63, 64 से 71, 71 से 80 और फिर 81 से लेकर के वर्तमान तक। पहली पीढ़ी में जो टेक्नोलॉजी जो था वो था इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, चौथे में वीएलएसआई, पांचवें में यूएलएसआई और ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ एआई का भी यूज हुआ था आपकी पांचवी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो वो थे आपके इडसैक, इडवैक और यूनिवैक, ये 3 कंप्यूटर आपके विकसित हुए थे। इसके बाद अगर दूसरी पीढ़ी की बात किया जाए तो इसमें आया था आपका IBM 700, IBM 1401 और IBM 1620। तीसरी पीढ़ी में CDC 1604 और चौथी पीढ़ी में IBM 360 और IBM 370। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में एप्पल और DCM। तो ये जो थे, ये अगर आप चार्ट याद रखते हैं तो ये आपके एग्जाम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो आज का आपका वीडियो था जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का, तो ये वीडियो आज का आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।